हीट अगर आप सिंपल भाषा में बोलो, आसान भाषा में बोलो तो हीट मतलब होता है गर्मी। फैक्ट में होते हैं तो टोटल हीट एनर्जी आप कैसे निकालोगे उस पूरे सिस्टम का, दोनों बॉडीज में कितनी हीट एनर्जी। जब भी हीट एनर्जी सॉलिड टू सॉलिड ट्रैवल करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। तो ये अच्छा ट्रिक है, अगर दाल वगैरह ये सब पकाना हो तो वाटर में सॉल्ट डाल देना चाहिए ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए। तो अब वाटर को उबलने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी लगेगी, क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। बस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है ना। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, अ साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस एंड आज का हमारा टॉपिक है कैलोरीमेट्री। इस चैप्टर में हम लोग बस हीट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और स्पेसिफिक लेटेंट हीट जैसे नए कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हीट है क्या। हीट अगर आप सिंपल भाषा में बोलो, आसान भाषा में बोलो तो हीट मतलब होता है गर्मी। ठीक है, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा गर्म लगता है तो आप क्या बोलते हो कि इसमें हीट बहुत ज्यादा है, इसकी हीट बहुत ज्यादा है ना। तो साइंटिफिक टर्म के हिसाब से हीट एनर्जी है क्या। हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग अ बॉडी व्हिच फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। यानी कि हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें हमारे आसपास वो सब मैटर है। अब मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब जो जैसे ईंट जोड़ जोड़ के बिल्डिंग बनता है वैसे ही ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ करके मैटर बनाते हैं और इन छोटे पार्टिकल्स को बोला जाता है एटम्स। ठीक है, अब एटम्स जब जुड़ जुड़ के ग्रुप्स बनाते हैं तो इन ग्रुप्स को बोला जाता है मॉलिक्यूल। तो इसको एक बार और रिपीट करते हैं। मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिनका नाम है एटम। एटम जब जुड़ जुड़ के ग्रुप्स बनाते हैं तब इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना मैटर में, ये मूव करते रहते हैं जिसके वजह से इनमें एक इंटरनल एनर्जी डेवलप होती है। ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से इनमें एक इंटरनल एनर्जी होती है और उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट। तो लेट्स से अगर आप दो बॉडीज को कांटेक्ट में रख रहे हो, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है, तो बॉडी ए में ज्यादा हीट एनर्जी है, बॉडी बी में कम हीट एनर्जी है। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि बॉडी ए के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो बहुत ही फटाफट मूव कर रहे हैं और बॉडी बी के जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा स्लोली मूव कर रहे हैं, जिसके वजह से बॉडी ए के पास ज्यादा हीट एनर्जी है और बॉडी बी के पास कम हीट एनर्जी है। तो जब भी हम दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में रखेंगे तो फिर हीट एनर्जी हमेशा, जिसके पास ज्यादा हीट एनर्जी है ना, तो हीट एनर्जी उस बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो होगी जिसके पास कम हीट एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा हीट एनर्जी किसके पास है, ए के पास है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, बॉडी ए से बॉडी बी में फ्लो हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हीट क्या है, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग अ बॉडी। जब भी हम लोग एक हॉट बॉडी जिसकी हीट ज्यादा है और एक कोल्ड बॉडी दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं तो हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होती है। तो अब कैलोरीमेट्री किसको कहते हैं, जब भी मतलब साइंस का वो जो ब्रांच होता है जो हमें क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी को मेजर करने में मदद करता है। कैलोरीमेट्री साइंस की वो ब्रांच है जो हमें हीट को मेजर करने में मदद करती है। द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। ठीक है, अब हीट के कुछ कॉमन यूनिट्स क्या है। सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट जूल होता है, इसीलिए हीट का भी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए इसका भी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल है। अदर कॉमन यूनिट्स आर कैलोरी एंड किलो कैलोरी। तो एक कैलोरी कितने के बराबर होती है, अब ध्यान से आप लोग सुनना। 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर, लेट्स से उसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको उसका टेम्परेचर को 6 डिग्री सेल्सियस करना है तो उस 1 ग्राम ऑफ वाटर को हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो कितनी हीट आप प्रोवाइड करोगे, कितनी हीट एनर्जी आप उस 1 ग्राम ऑफ वाटर को प्रोवाइड करोगे, उतनी ही हीट एनर्जी को बोलते हैं 1 कैलोरी। यानी कि 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बीच में कितना का फर्क है? 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क है ना। 15.5 माइनस 14.5 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 1 कैलोरी कितने जूल्स के बराबर होती है? अप्रॉक्स 4.2 जूल्स के बराबर होती है। अब 1 किलो कैलोरी क्या है? 1 ग्राम ऑफ वाटर को हटा के 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का एग्जाम्पल ले लो। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो जितनी हीट एनर्जी आपको उसको सप्लाई करनी होगी उस हीट एनर्जी को बोलते हैं 1 किलो कैलोरी। ठीक है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, इसी को 1 किलो कैलोरी बोलते हैं। ये जो यूनिट है ना, ये एनर्जी वैल्यू मेजर करने में भी काम आती है कि कौन सा खाना आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो वो किलो कैलोरी में भी मेजर की जाती है कि फूड आपको कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरी एंड 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 4200 जूल। कैसे आएगा? कैलकुलेशन करके ना, कि अगर आपका 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल तो 1000 कैलोरी यानी कि 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होगा? 4.2 इंटू 1000। 4.2 इंटू 1000 करोगे तो कितना आएगा? 4200 जूल्स। ठीक है। तो ये इसका रिलेशन है। अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर वो पैरामीटर है जो हमें मेजर करने में मदद करता है कि किसी बॉडी में कितनी ज्यादा हीट एनर्जी है, मतलब किसी बॉडी में कोई बॉडी कितनी गर्म है। ठीक है। तो वो कौन डिसाइड करवाता है? टेम्परेचर। लेट्स से मैंने आपको दो बॉडीज का एग्जांपल दिया है, एक है बॉडी ए, एक है बॉडी बी। ठीक है। तो बॉडी ए का जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, बॉडी बी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग क्या इजीली जज कर पाओगे कि ज्यादा गर्म कौन सा बॉडी है? बॉडी ए, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कोई भी बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है। ठीक है। तो इट इज अ पैरामीटर और प्रॉपर्टी विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कि कोई भी बॉडी कितनी ज्यादा हॉट है या कोल्ड है। ठीक है। उसके टेम्परेचर को देख के आप बता सकते हो। It determines the direction of flow of heat when two bodies at different temperatures are placed in contact। यानी कि अगर आप दो बॉडीज को डायरेक्ट कांटेक्ट में प्लेस करोगे, एक है बॉडी ए, दूसरा है बॉडी बी, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, दैट इज एक है 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 30 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगी, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी? जो बॉडी ज्यादा गर्म है उससे हीट एनर्जी उस बॉडी में जाएगी जो थोड़ी कम गर्म है, और ये ट्रांसफर चलता रहेगा तब तक जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। ठीक है। तो ये ट्रांसफर जो है हीट का, ये कब तक चलेगा? जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। तो बराबर यानी कि रिजल्टेंट टेम्परेचर आप लोग कैसे निकालोगे? 50 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, क्योंकि दो बॉडीज में डिवाइड करना है ना। तो 50 प्लस 30 क्या होगा? 80। ठीक है। तो 80 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा आपका? 40। तो फाइनल दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इसका भी 40 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो घट गया और इस बॉडी का 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ये घट के क्या हो गया? 40। ये 10 डिग्री सेल्सियस घट के 40 हो गया और ये 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ करके 40 हो गया। ठीक है। तो टेम्परेचर क्या बताता है कि जब भी दो बॉडी जिनका टेम्परेचर अलग है, ठीक है, जब भी दोनों को हम लोग साथ में प्लेस करेंगे तो हीट किस बॉडी से किस बॉडी में फ्लो करेगी। यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? केल्विन। अदर कॉमन यूनिट्स आर डिग्री सेल्सियस। ऐसे तो फ़ारेनहाइट भी एक है, बट इसमें हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो केल्विन अलग स्केल है, सेल्सियस अलग स्केल है। आप टेम्परेचर को केल्विन में भी एक्सप्रेस कर सकते हो और आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है। दोनों के बीच का क्या रिलेशन है? अगर मान लो कोई टेम्परेचर केल्विन में है और अगर आपको, मतलब अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और अगर आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको करना होगा प्लस 273। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसको अगर आपको केल्विन में करना है तो 30 प्लस 273 करना होगा। ठीक है। तो 30 प्लस 273 कितना होता है? 303 केल्विन। सेम अगर आपको केल्विन को दोबारा सेल्सियस में लाना है तो इसमें क्या करना होगा? माइनस 273 करना होगा।
तो 303 केल्विन में -273 कर लोगे तो ये दोबारा सेल्सियस में चला जाएगा, ठीक है। अब अ चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू अ चेंज ऑफ 1 केल्विन, यानी कि अगर लेट्स से ये 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ करके 31 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, तो 303 केल्विन भी 1 केल्विन जितना ही बढ़ेगा, 304 केल्विन ही होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो 1 केल्विन बढ़ने के बराबर ही है, ठीक है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है तो उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री केल्विन नहीं, डिग्री तो कभी यूज मत करना, 1 केल्विन के बढ़ने के बराबर ही है। चाहे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े या 1 केल्विन बढ़े, एक ही बात है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अब एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं? जो केल्विन स्केल है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी बहुत कोल्डर रीजन्स की बात होती है तो वहां पे टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है जब हम लोग डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को एक्सप्रेस करते हैं। पर केल्विन के केस में कोई भी माइनस टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। लास्ट जो केल्विन जाता है वो है 0 केल्विन और उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनका मोशन स्टॉप हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है, ठीक है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनका मोशन स्टॉप हो जाएगा? सारे मॉलिक्यूल्स है जो मैटर है उनका मोशन स्टॉप हो जाएगा? इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज द जीरो ऑफ द केल्विन स्केल, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो वेयर द मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, इट इज इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस। तो जो 0 केल्विन है वो -273 0 केल्विन है वो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अब कैसे? हमने क्या सीखा था कि अगर यहाँ पे क्या है आपका 0 केल्विन है ना, तो अगर आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो -273 कर लो, है ना। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो +273 और अगर उल्टा करना है तो -273। तो हमें यहाँ पे उल्टा करना है, हमें यहाँ पे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने कर दिया -273, तो ये कितने सेल्सियस के बराबर होगा? -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, ठीक है। तो 0 केल्विन किसके बराबर है? -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, जिस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो ये डिसाइड करेंगे? सबसे पहला फैक्टर है मास ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। जैसे कि एक जगह पे है, आपने एक बड़ा कंटेनर लिया है वाटर का, एक जगह पे एक छोटा कंटेनर लिया है वाटर का, आप दोनों को क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। तो आपको क्या लगता है ज्यादा हीट एनर्जी कौन सा कंटेनर अब्सॉर्ब करेगा, तब जाके वो अपना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएगा? ऑब्वियसली जो बड़ा कंटेनर है जिसका मास ज्यादा है उसको आपको ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करनी होगी, तब जाके वो अपना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएगा। ऑन द अदर हैंड जो छोटा कंटेनर है वाटर का, वो थोड़ी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके क्या करेगा? अपना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देगा। यहाँ पे थोड़ी हीट एनर्जी मैंने बड़े कंटेनर के कंपैरिजन में बोला है, ठीक है। तो मास पे डिपेंड करता है कि कोई बॉडी कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी। फिर आता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर, यानी कि बॉडी जितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा, है ना। अगर हीट एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर रही है उतनी, तो टेम्परेचर भी उतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही बॉडी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी उसका टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा। दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, टेम्परेचर बढ़ा। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द मटेरियल ऑफ द बॉडी, जिसके बारे में आप लोग आगे भी अभी पढ़ोगे, जिसका नाम क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हर एक सब्सटेंस अलग अलग मटेरियल से बना है, जिसके वजह से हर एक सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना, वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड वाटर, आप दोनों को हीट कर रहे हो, दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। यानी कि अगर कॉपर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है टेम्परेचर,
तो वो थोड़ा सा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देगा। पर ऑन द अदर हैंड अगर वाटर को उतनी ही क्वांटिटी ऑफ वाटर, जितना आप कॉपर ले रहे हो उतना ही वाटर आप ले रहे हो, तो फिर कॉपर को ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएगा वाटर जो है। वापस से इसको कर लेते हैं। एक जगह आपने कॉपर लिया है, सेम क्वांटिटी में आपने क्या लिया है, वाटर लिया है, ठीक है। तो कॉपर कम हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देगा। ऑन द अदर हैंड वाटर ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तब जाके वो अपना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, वाटर की ज्यादा है, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है, जिसके वजह से वो अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। तो इससे क्या फॉर्मूला निकलता है, Q इज इक्वल्स टू C इंटू M इंटू राइज और फॉल इन टेम्परेचर, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, ठीक है, वो क्या है, Q है। फिर C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, M क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, एंड ये क्या है, राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो तीनों फैक्टर्स से जो Q है ना, वो तीनों फैक्टर से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि तीनों चीजें जब बढ़ेंगी तो Q भी अपने आप बढ़ेगा ही। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी ज्यादा अब्सॉर्ब होगा, है ना। फिर मास अगर ज्यादा होगा बॉडी का तो बॉडी ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी। अगर टेम्परेचर में बदलाव ज्यादा हो रहा है, राइज ज्यादा हो रहा है, यानी कि हीट एनर्जी भी उस बॉडी ने ज्यादा अब्सॉर्ब करी है। तो हर एक फैक्टर से ये जो Q है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी वजह से हमारे पास ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो अब हीट एंड टेम्परेचर के बीच में क्या फर्क होता है, तो सबसे पहले तो इनका डेफिनेशन है। हीट क्या है, ये इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, विच इज ड्यू टू द रैंडम मोशन एंड अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उनमें दो तरह की एनर्जी होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उनमें डेवलप होती है काइनेटिक एनर्जी। जब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो मॉलिक्यूल्स को पकड़ करके रखता है, पास पास रखता है, तो जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसमें उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इन दोनों की ही वजह से ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिला करके क्या फॉर्म करता है, इंटरनल एनर्जी, जो कि क्या है, हीट है, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या है, ये क्वांटिटी है जो हमें जज करने में मदद करती है कि कोई भी बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है। अब ऐसा यूनिट क्या है, इसका जूल है, इसका ऐसा यूनिट केल्विन है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेन्ड इन अ बॉडी, मतलब एक बॉडी में कितनी हीट एनर्जी होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, मास पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि वो बॉडी किस सब्सटेंस से बनी है। फिर क्या है, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। हीट तो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, पर टेम्परेचर किस पे डिपेंडेंट है, बॉडी में मॉलिक्यूल्स में जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, मॉलिक्यूल्स जितना रैपिडली मूव करेंगे ना, उस बॉडी का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि एक बॉडी जिसका टेम्परेचर हायर है, उसका मतलब क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स क्या है, रैपिडली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या है, हायर है, ठीक है। तो टेम्परेचर इस पे डिपेंड करता है। अब हीट जो है, इट इज मेजर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। और टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर, जो सभी घरों में अवेलेबल है, ठीक है। नाउ टू बॉडीज हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट मे डिफर इन देयर टेम्परेचर, यानी कि दो बॉडीज है जिनमें सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, आपने दोनों बॉडीज को सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई की है, पर एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, एक बॉडी का टेम्परेचर कम है ना। तो ये दो रीजंस की वजह से हो सकता है, या तो मास में फर्क है दोनों बॉडीज के, एक आपने बहुत बड़ी बॉडी ली है जिसका मास बहुत ज्यादा है, एक बॉडी बहुत छोटी है जिसका मास क्या है, कम है, तो आपने दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई की, पर टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, छोटी वाली बॉडी का,
और बड़ा जो ऑब्जेक्ट है, बड़ी वाली बॉडी जो है, उसको आप सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करोगे तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम ही राइज होगा एज कंपेयर टू द स्मॉलर बॉडी। ठीक है। अब दूसरा रीजन क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो हमने जस्ट अभी पढ़ा, जो कॉपर एंड वाटर का एग्जांपल ले लो, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है, जिसके वजह से वो सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर अब्सॉर्ब कर रहे हैं, पर दोनों का टेम्परेचर जो है, राइज इन टेम्परेचर है, वो अलग अलग है। कॉपर सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा कॉपर का, पर वाटर क्या है, सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा। ठीक है, कम राइज होगा एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये दो रीजंस की वजह से होता है। तो जरूरी नहीं है ये कि दो बॉडीज जिनको आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई की है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, टू बॉडीज एट सेम टेम्परेचर में डिफर इन द क्वांटिटीज ऑफ हीट कंटेन्ड इन देम। इसी का उल्टा, मान लो दोनों ही बॉडी क्या है, सेम टेम्परेचर पे है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, पर क्या ये जरूरी है कि दोनों ही बॉडी को आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई की है? एब्सोल्युटली नॉट। ये भी दो फैक्टर्स की वजह से, मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज जिनका टेम्परेचर सेम हो, उसको आपने सेम ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई की होगी। अब ऐसा क्यों है? लेट्स से एक बॉडी बड़ी थी, एक बॉडी छोटी थी, दोनों का टेम्परेचर सेम कर दिया, पर बड़ी वाली बॉडी को आपने बहुत ज्यादा हीट एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ी। ऑन द अदर हैंड जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उसको थोड़ा सा हीट एनर्जी सप्लाई किया और उसने उतना टेम्परेचर शो कर दिया, है ना। तो ये मास पे भी डिपेंडेंट है, फिर मटेरियल पे भी डिपेंडेंट है। कोई ऐसा मटेरियल है जो तुरंत हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके तुरंत अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है। ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा भी है जो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, फिर जाके उतने टेम्परेचर पे पहुंचता है। तो दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है ये, मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब दो बॉडीज जब भी कांटेक्ट में प्लेस, मतलब कांटेक्ट में होते हैं, तो टोटल हीट एनर्जी आप कैसे निकालोगे उस पूरे सिस्टम का? दोनों बॉडीज में कितनी हीट एनर्जी है, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल हीट एनर्जी आपको मिल जाएगी। When two bodies at different temperatures are placed in contact, जो ऊपर हमने पढ़ा था कि एक बॉडी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका, एक बॉडी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों को आपने क्लोज कॉन्टैक्ट में रखा, तो रिजल्टेंट टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करोगे? 50 प्लस 30 डिवाइड बाय 2। ठीक है। तो आफ्टर हीट ट्रांसफर दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, यानी कि एक रिजल्टेंट टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। ठीक है। जो कैसे निकालोगे? दोनों बॉडी के टेम्परेचर को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो 50 प्लस 30 80, डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 40। तो बॉडी ए का भी टेम्परेचर 40 हो जाएगा, बॉडी बी का भी टेम्परेचर 40 हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है हीट कैपेसिटी। ये अभी आपने कुछ हद तक समझा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पर दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हीट कैपेसिटी क्या है कि बॉडी जो है वो अपना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए पूरी जो बॉडी है वो कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी, तो उसी को जितनी हीट एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगी अपना 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, उसी को उसकी हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है। कैपेसिटी का मतलब क्या कि कितना ज्यादा आप ले सकते हो, है ना। तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होगा कि जो बॉडी है वो कितनी हीट एनर्जी ले सकती है, तब जाकर के वो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. It is denoted by the symbol C dash. Now, it is a property of the entire body dependent on mass and substance. तो ये एक बॉडी के मास और सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, और इसमें आपको देखना है कि पूरी की पूरी जो बॉडी है ना, चाहे उसका मास कितना भी हो, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो अपना 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है। तो तभी आपको पता चल जाएगा कि कितनी उस बॉडी की हीट कैपेसिटी है। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल आपने उस बॉडी को कितनी हीट एनर्जी सप्लाई की, ठीक है, और टोटल उसमें कितना राइज इन टेम्परेचर हुआ, मतलब बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ा। तो लेट्स से आपने 5000 जूल हीट एनर्जी सप्लाई की थी, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर 5 केल्विन से बढ़ गया, तो 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी लगी होगी? यानी कि अगर 5 केल्विन बढ़ाने के लिए 5000 जूल ऑफ हीट एनर्जी लगी है, तो 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी लगी होगी? डिवाइड कर दो 1000 जूल। ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 1000 जूल
पर केल्विन। इसका मतलब क्या है कि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1000 जूल ऑफ हीट एनर्जी उस बॉडी ने अब्सॉर्ब की है, और यही है उसकी हीट कैपेसिटी। तो अब यूनिट्स ऑफ हीट कैपेसिटी क्या है? जूल पर केल्विन भी बोल सकते हो, जूल पर डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो। ये इसके आपस के कुछ रिलेशंस है, जैसे 1 किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो किलो कैलोरी कितने कैलोरी के बराबर होता है? 1000 कैलोरी ना। तो ये 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरी, और डिग्री सेल्सियस जो है वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? 1 कैलोरी पर केल्विन। 1 कैलोरी कितने जूल्स के बराबर है? 4.2 जूल के बराबर है। तो 1 कैलोरी पर केल्विन इज इक्वल्स टू 4.2 जूल पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक वेसल है जिसकी हीट कैपेसिटी कितनी है? 30 जूल पर केल्विन है। अ वेसल विद अ हीट कैपेसिटी ऑफ 30 जूल पर केल्विन। इसका मतलब क्या है कि वो वेसल अपना 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 30 जूल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो वो जो वेसल है अपना 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 30 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। तो उसकी हीट कैपेसिटी ये है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में एक बहुत ही छोटा सा फर्क है। हीट कैपेसिटी अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि पूरी जो बॉडी है वो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है, तो उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था कि हमें पूरी बॉडी से कोई मतलब नहीं है, उस बॉडी का जो यूनिट मास है ना, अब यूनिट मास मतलब चाहे वो 1 ग्राम हो या चाहे वो 1 किलोग्राम हो, उस बॉडी का जो यूनिट मास है वो अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, यानी कि यूनिट मास अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास। ठीक है, चाहे वो 1 kg हो या 1 ग्राम हो, ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल c। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? हमें यहाँ पे यूनिट मास से फर्क पड़ता है, तो हमने क्या किया, जो पूरी हीट कैपेसिटी था ना उसको मास ऑफ द बॉडी से डिवाइड कर दिया, पूरा जो मास है बॉडी का उससे डिवाइड कर दिया, तो हमें यूनिट मास की हीट कैपेसिटी कितनी है वो मिल गई। अगर पूरी बॉडी की, उसको क्या बोलते हैं, पूरी बॉडी की जो कैपेसिटी है उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, तो हमें यूनिट मास की हीट कैपेसिटी चाहिए थी, क्योंकि यूनिट मास की हीट कैपेसिटी को ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो हमने क्या किया, पूरी हीट कैपेसिटी को पूरे मास से डिवाइड कर दिया, तो एक यूनिट मास की हीट कैपेसिटी कितनी है वो पता लग गई, तो उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड बाय राइज इन टेम्परेचर। तो हमने वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, और मास ऑफ द बॉडी नीचे था तो वो नीचे का नीचे ही रह जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है। अगर आपको सम में ये डायरेक्टली नहीं देता है, ये सारे कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में भी हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये हीट कैपेसिटी है ना, तो मास इधर चला जाएगा, तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये क्या हो गया? हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसका यूनिट क्या है? क्योंकि इसमें हम लोग मास भी ऐड ऑन कर देते हैं, यूनिट मास भी ऐड ऑन कर देते हैं, इसलिए इसका यूनिट क्या है? जूल पर किलोग्राम, जो हीट कैपेसिटी का होता है, पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केल्विन तो होता है, पर किलोग्राम हमने एडिशनल ऐड किया है। तो हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या था? जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यूनिट मास की बात की गई है, तो इसका यूनिट में क्या आ जाएगा? पर किलोग्राम आ जाएगा या पर ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है यूनिट? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन या जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सारे इसके यूनिट्स हैं। अब एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको आप समझना, 1 किलो कैलोरी किसके बराबर है? 1000 कैलोरी के बराबर है। 1 किलोग्राम किसके बराबर है? 1000 ग्राम के बराबर है।
तो यहाँ पे क्या बोला है कि 1 किलो मतलब 1000 कैलोरी हीट एनर्जी 1000 ग्राम के लिए लग रही है। मतलब कोई एक बॉडी है जिसका 1000 ग्राम जो है वो कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, 1000 कैलोरी जितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तब जाकर के वो 1 केल्विन राइज करेगा अपना टेम्परेचर। ठीक है, एक बॉडी है जिसका 1000 ग्राम कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, 1000 कैलोरी। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसी बॉडी का जो 1 ग्राम है वो 1 कैलोरी अब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि अगर 1000 ग्राम 1000 कैलोरी अब्सॉर्ब करके 1 डिग्री बढ़ा रहा है तो 1 ग्राम 1 कैलोरी अब्सॉर्ब करके 1 डिग्री बढ़ाएगा, तो दोनों तो बराबर ही हुआ ना। तो चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलो कैलोरी पर 1 किलोग्राम पर केल्विन। तो 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, दोनों बराबर ही है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर 1000 कैलोरी जो हीट एनर्जी है उसको कौन अब्सॉर्ब कर रहा है, 1000 ग्राम अब्सॉर्ब कर रहा है। तो अगर 1 ग्राम है तो 1 कैलोरी ही तो अब्सॉर्ब करेगा। 1000 ग्राम 1000 कैलोरी, 1 ग्राम 1 कैलोरी, तो वही यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन, ये इसके भी बराबर है, क्योंकि 1 किलो कैलोरी कितने जूल्स के बराबर है, 4200 जूल्स के बराबर है। तो 4200 जूल को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 कितना होता है 1000, तो 4.2 इंटू 1000 करोगे तो 4200 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये क्या है 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन। क्या हम लोग इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस किलो कैलोरी को जूल में एक्सप्रेस करके, बाकी सब कुछ सेम है, किलोग्राम और केल्विन सेम है। तो जूल में कैसे एक्सप्रेस किया, ये ऐसे तो 4200 जूल भी लिख सकते थे पर थोड़ा सुंदर से। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको ऐसे प्रेजेंट किया, जो कि एक ही बात है। अगर आप 4.2 इंटू 1000 भी करोगे तो वो कितना आएगा, 4200 जूल ही आएगा, है ना। तो ये बस प्रेजेंटेशन के लिए ऐसे किया हुआ है। तो इसका एक एग्जांपल क्या है, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की कितनी है, 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो इसको आप कैसे समझोगे कि 1 ग्राम ऑफ कॉपर कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, 0.4 जूल ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, तब जा करके उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस का ये मतलब है। अब हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में क्या फर्क है, सबसे पहले हीट कैपेसिटी जो है वो पूरे बॉडी के लिए हम लोग निकालते हैं, यानी कि पूरे बॉडी जो है वो अपना 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी। ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है दोनों के बीच में। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि उसी बॉडी का यूनिट मास अपना 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। अब ये जो है ना, ये मास पे भी डिपेंड करता है, सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी का मास कितना है और बॉडी का सब्सटेंस क्या है। पर ये जो है ये मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जितना भी मास हो बॉडी का, हमें निकालना तो यूनिट मास का ही है ना, कैपेसिटी। तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता, ये खाली सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। नाउ इट्स यूनिट इज जूल पर केल्विन, इट्स यूनिट इज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की, जैसे वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। आइस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब इसका मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम ऑफ आइस 2100 जूल ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपना 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएगा। ठीक है, एंड स्टीम का क्या है 460 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब सब्सटेंसेस जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है, यानी कि कम होती है, उसका मतलब क्या है कि वो लोग अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। थोड़ी सी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, तो वो क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है। ठीक है, पर जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, इसका मतलब क्या है कि उनको बहुत हीट एनर्जी लगेगी, तब मतलब वो बहुत हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, तब जाकर के अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये है कैलोरी मीटर। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा वेसल है
It is used to measure the amount of heat gained or heat lost by a body when it is mixed with another body. Let's say दो बॉडीज है, दोनों ही बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग है. ये हमने घिसा पिटा एग्जाम्पल बार बार कर लिया है. ठीक है, तो दो बॉडीज है, दोनों का ही टेम्परेचर अलग है. जब दोनों को कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो जो हॉट बॉडी है वो एनर्जी क्या लूज कर रही है ना, कोल्ड बॉडी को दे रही है, और कोल्ड बॉडी है वो हीट एनर्जी गेन कर रही है. तो हॉट बॉडी ने कितनी हीट एनर्जी लूज की है, कोल्ड बॉडी ने कितनी हीट एनर्जी गेन की है, वो कौन मेजर करेगा? कैलोरीमीटर मेजर करेगा. अब आप बोलोगे वो तो आप टेम्परेचर देख के भी बता सकते हो, तो पर वो टेम्परेचर है ना, कि कितना टेम्परेचर कम हुआ है, कितनी हीट एनर्जी लूज हुई है, वो आपको मालूम नहीं है. ठीक है, तो वो कौन पता करता है? कैलोरीमीटर पता करता है. तो इसका जो वेसल है ये कुछ ऐसा है. ठीक है, वेसल इज मेड ऑफ अ थिन शीट ऑफ कॉपर, सो इट क्विकली अक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ इट्स कंटेंट. कॉपर का जो हीट कैपेसिटी है ना वो बहुत ही लो होता है. इसका मतलब क्या है? अगर आप उसमें दोनों बॉडीज को डालोगे तो कॉपर उन बॉडीज से ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करेगा, बस थोड़ी सी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ा देगा. ठीक है, तो कॉपर हैज अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर इज लो, मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टेकन बाय द कैलोरीमीटर इटसेल्फ. तो कैलोरीमीटर जो बॉडी है ना उससे उतनी हीट एनर्जी नहीं लेता है, थोड़ी सी हीट एनर्जी लेता है और उससे उसका टेम्परेचर क्या है? बढ़ जाता है. तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उस मतलब बॉडी के अंदर जो हीट एनर्जी है वो ये कैलोरीमीटर लेगा नहीं, इतनी ज्यादा नहीं लेगा, थोड़ी सी हीट एनर्जी लेगा और अपना टेम्परेचर राइज कर देगा, जिसकी वजह से इनएक्यूरेसी का डर नहीं रहेगा. क्योंकि अगर बॉडी से सारी हीट एनर्जी वो वेसल ही अब्सॉर्ब कर देगा तो फिर इनएक्यूरेट रीडिंग मिलेगी ना, क्योंकि हमें तो बॉडी का टेम्परेचर चाहिए. ठीक है, the outer and the inner surfaces are polished to reduce heat loss due to radiation. तो जो आउटर सरफेस है, इनर सरफेस है, दोनों पॉलिश्ड है ताकि हीट एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में भी लूज ना हो जाए. ठीक है, नाउ द वेसल इज प्लेस्ड इनसाइड अ वुडन जैकेट विद द स्पेस between filled with poor conductors like wool or cotton to avoid heat loss by convection and conduction. तो कन्वेक्शन यानी कि क्या होता है और कंडक्शन यानी कि क्या होता है? जब भी हीट एनर्जी सॉलिड टू सॉलिड ट्रैवल करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, और जब भी हीट एनर्जी लाइक होता है ना गैसियस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, यानी कि हॉट एयर ऊपर जा रही है, कोल्ड एयर नीचे आ रही है, तो ये जो एयर करंट्स फॉर्म हो रहे हैं इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट. तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन. तो हीट का लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे वो सॉलिड के थ्रू हो या चाहे वो गैस के थ्रू हो, एयर के थ्रू हो. ठीक है, तो ना ही कन्वेक्शन से हीट एनर्जी लूज हो ना ही कंडक्शन से. इसीलिए ये वेसल के बीच में क्या रहता है? एक इंसुलेटर भरा रहता है, वुल. ठीक है, या कॉटन भी यूज कर सकते हैं. द वेसल इज कवर्ड विथ अ वुडन लिड टू प्रिवेंट हीट लॉस बाय कन्वेक्शन. ऊपर से भी ये वेसल कवर्ड है ताकि यहां से भी हीट एस्केप ना हो जाए. अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स, जिसके बारे में हम लोग वेट कर रहे थे, जिसके लिए उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. अब ये है क्या? जब भी हम लोग दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है दोनों को प्लेस करेंगे तो दोनों का टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो हॉट बॉडी है उससे हीट एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही है? कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो रही है, और ये तब तक ये ट्रांसफर चलता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता. तो उसमें जो हॉट बॉडी होगी उसकी हीट एनर्जी कम होगी, वो हीट एनर्जी लूज करेगी, और जो कोल्ड बॉडी होगी वो हीट एनर्जी गेन करेगी. तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी, प्रोवाइडेड कि वो जो हीट एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में एस्केप ना हो रही हो. तब ये जो प्रिंसिपल है ये एकदम एक्यूरेट होता है कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी. अब इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे डिराइव करते हैं? लेट से दो बॉडीज का एग्जांपल लेते हैं जिनका लेट अ सब्सटेंस ए, पहला क्या है? बॉडी ए जिसका मास है m1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है c1 एंड इट इज एट अ हायर टेम्परेचर t1. ठीक है, इट इज मिक्स्ड विथ अनदर बॉडी, दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाया जाता है. दूसरी बॉडी का नाम है b जिसका मास है m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है c2 और इसका जो टेम्परेचर है वो लोअर है, वो क्या है? t2. दोनों को हमने साथ में रखा तो उसका एक रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या हुआ? T. ठीक है, फाइनल टेम्परेचर T हुआ. तो ये है बॉडी A
लेट्स से ये 50 डिग्री सेल्सियस है, वही पुराना एग्जाम्पल, ये है बॉडी बी, ये है 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों को कांटेक्ट में लाया गया तो इनका टेम्परेचर, इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस, रिजल्टेंट टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जो कि यहाँ पे T है, ठीक है। तो इसका भी 40, इसका भी 40। तो फॉल इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, यानी कि T1 और ये क्या है T2 है और ये क्या है T है, तो क्या करना होगा T1 माइनस T, तो फॉल इन टेम्परेचर निकल जाएगा। फिर राइज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बी, यानी कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, कैसे निकालोगे, T माइनस T2, यानी कि 40 माइनस 30, तो यहाँ पे किया हुआ है T माइनस T2। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ऊपर हमने पढ़ा था ना, Q इज इक्वल्स टू M इंटू C इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला है। तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय A इज इक्वल्स टू M1 इंटू C1, और इस केस में फॉल हुआ है ना टेम्परेचर A के केस में, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल इन टेम्परेचर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, T1 माइनस T, ठीक है। फिर हीट एनर्जी गेन्ड बाय B M2 C2, इस केस में क्या हुआ है, राइज हुआ है ना टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर, ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये जो दोनों है ना, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय ए, इट शुड बी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय बी, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। तो ये है इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यानी कि जो हीट एनर्जी लॉस्ट है और हीट एनर्जी गेन्ड है, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब कुछ नेचुरल फेनोमेना है जो आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेंगे, विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर जो है ना, वो ना ही इजीली गर्म होता है, ना ही इजीली ठंडा होता है। एक बार अगर गर्म हो गया है तो वो इजीली ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वाटर को अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करनी होती है, और टेम्परेचर घटाने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है सराउंडिंग में, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जो कितना है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर अपना 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 4200 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, विच इज सच अ लार्ज अमाउंट। तो पहला इसका एप्लीकेशन क्या है, मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट नियर सी शोर, ठीक है। तो बचपन में हमने पढ़ा था ना लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, तो उसको रिकैप कर लेते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे दो सेक्शंस है, ये वाला साइड जो है वो लैंड है, ठीक है, ये वाला साइड जो है वो सी है, और अभी दिन का टाइम है, ये हमने सन बना दिया, ठीक है। अभी क्या है, दिन का टाइम है। तो अब दिन में क्या होता है ना, लैंड तो बहुत फटाफट गर्म भी हो जाता है, बहुत फटाफट ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो दिन के टाइम पे क्या होगा, लैंड तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है, और जो सी है ना, उसमें क्या है, वाटर है, तो वाटर इतनी आसानी से गर्म नहीं होगा, उसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो लैंड के जो ऊपर वाली जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि लैंड भी गर्म है, तो उसके ऊपर वाली जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब ये जो गर्म हवा है, हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अपवर्ड, तो ये जो गर्म हवा है ना वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अब कुछ बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसीलिए इसकी जगह लेने के लिए समुद्र के तरफ से ठंडी हवा इधर आएगी, और इसको बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट, तो दिन के टाइम पे लोगों को क्या मस्त ठंडी हवा मिल रही है समुद्र से, तो ये क्या है, सी ब्रीज है। अब रात के टाइम क्या होता है, अब सूरज गायब हो गया है, ठीक है, रात के टाइम पे क्या होगा, जो लैंड है वो अब आसानी से ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि अब उसको कोई हीट करने वाला है नहीं, तो लैंड अब जल्दी जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। पर जो सी है उसने तो पूरा दिन लगाया ना गर्म होने के लिए, तो अब वो आसानी से ठंडा होगा नहीं। तो अब क्या होगा, समुद्र गर्म है, तो समुद्र के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी, और हॉट एयर राइजेस अप,
ठीक है, हॉट एयर राइजेज अप। तो यहाँ जो एयर थी वो तो ऊपर चली गई, तो इसकी जगह लेने के लिए लैंड से ठंडी ठंडी हवा इधर आएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। क्लियर है। और ये जो ऊपर से हॉट एयर है वो इधर आकर के इसको, मतलब ये साइकिल पूरा चलता रहेगा, क्योंकि हॉट एयर ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, और फिर ये इधर आ जाएगी। और लैंड से क्या है, लैंड अब ठंडा है, तो यहां से ठंडी हवा कहाँ आ रही है, इधर आ रही है, समुद्र के तरफ आ रही है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो जहां पर भी वाटर बॉडी होती है ना, वहां का क्लाइमेट हमेशा ऐसे ही लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से मॉडरेट होता है। एक और रीजन क्या है, वाटर जब रात को समुद्र जो है वो ठंडा हो रहा होगा ना, तो वो अपने आसपास बहुत सारी हीट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो रात के टाइम पे तो उतनी गर्मी होगी नहीं, ना ही सन है, तो लोग क्या है, फ्रीज होके भी मर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो वाटर है वो क्या है, हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से जो आसपास का जो टेम्परेचर है वो वार्म है, मतलब वो फ्रीजिंग कोल्ड नहीं है। ठीक है, और दिन के टाइम पे क्या होता है, सी ब्रीज मिलती है, समुद्र से ठंडी हवा आती है। तो आई होप ये क्लियर है। तो वाटर रिक्वायर्स 5 times more heat than sand for the same temperature rise. During the day, land heats up faster than the sea, creating a large temperature difference, जिसकी वजह से होता है sea breeze. During the night, the land cools down faster and the warm air over the sea rises, causing cool air from the land. तो इसके वजह से होता है land breeze. तो बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये जो सर्कुलेशन होता रहता है, इसकी वजह से समुद्र के आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा मॉडरेट रहता है। रात के टाइम पे थोड़ा वार्म रहता है, फ्रीजिंग कोल्ड नहीं होता है, और दिन के टाइम पे कूल रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हॉट नहीं रहता है। अब यूज इन हॉट वाटर बॉटल्स फॉर फोमेंटेशन, तो सेक करने के लिए वो जो बैग्स आते हैं ना, जिसमें वाटर भर के फिर उससे सिकाई की जाती है, तो उसमें वाटर ही क्यों भरा जाता है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। क्योंकि वाटर एक बार गर्म हो जाए तो फिर वो बहुत टाइम बाद ठंडा होता है, तो बहुत टाइम बाद ठंडा अगर होगा तो फिर ज्यादा टाइम तक गर्म रहेगा और हम लोग ज्यादा टाइम तक उससे सेक कर पाएंगे। ठीक है, तो जब वो ठंडा भी होगा ना वाटर, तो अपने सराउंडिंग में क्या है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करेगा, जिसके वजह से सेक अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो वाटर डज नॉट कूल क्विकली ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो अ हॉट वाटर बॉटल प्रोवाइड हीट एनर्जी फॉर फोमेंटेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, इतना इजीली ठंडा नहीं होगा, तो हम लोग ज्यादा टाइम तक सेक कर सकते हैं उससे। फिर क्या है, यूज्ड एज एन इफेक्टिव कूलेंट। तो वाटर क्या है, अगर कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर आप वाटर डाल दो या उस ऑब्जेक्ट को वाटर में डाल दो, तो वाटर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी उस ऑब्जेक्ट से, उस गर्म ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, पर खुद का टेम्परेचर उतना राइज नहीं करेगा। तो ये अच्छी बात है ना। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वाटर कैन एक्सट्रैक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम हॉट पार्ट्स ऑफ मशीन without its own temperature rising significantly because of its high specific heat capacity. ठीक है, फिर used in cold countries as reservoirs for wine and juice bottles to avoid their freezing. तो जितनी भी कोल्ड कंट्रीज होती है ना, तो वहां पे जो जूस बॉटल्स है, जो वाइन की बॉटल्स है, वो लोग क्या करते हैं, उसको वाटर में डाल देते हैं ताकि वो फ्रीज ना हो। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब वाटर अपने फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचेगा ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट तक, फ्रीज होने से पहले वाटर को बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी और बहुत टाइम लगेगा उसको फ्रीज होने में। ठीक है, तो फ्रीज होने से पहले वाटर अपने सराउंडिंग में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करेगा, जिसके वजह से उसमें जो बॉटल्स है ना, वो उस हीट एनर्जी के वजह से वो मतलब गर्म रहेंगी, मतलब वो फ्रीज नहीं होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर कैन इम्पार्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बिफोर रीचिंग टू इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब फ्रीज होने से पहले वाटर बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है, जिसका फायदा कौन उठाता है, वाइन बॉटल्स, जूस बॉटल्स, वो उसी हीट को यूज करके वो गर्म रहते हैं, वार्म रहते हैं। ठीक है, हेंस बॉटल्स केप्ट इन वाटर रिमेन वार्म इवन व्हेन द सराउंडिंग टेम्परेचर फॉल कंसिडरेबली। अ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट, सेम लॉजिक है। जो फार्मर्स होते हैं वो रात के टाइम पे क्या करते हैं, फील्ड में ड्यूरिंग विंटर्स रात के टाइम पे फील्ड में पानी फेंक देते हैं। ठीक है, पूरा पानी भर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो वाटर है ना, वो जब फ्रीज होगा
तो वाटर क्या करेगा, फ्रीज होने से पहले अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करेगा, और उस हीट के वजह से जो क्रॉप्स है उनके अंदर का पानी फ्रीज नहीं होगा। उसके वजह से जो क्रॉप्स है उसके अंदर का पानी फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि अगर क्रॉप्स के अंदर का पानी फ्रीज हो जाता है तो इट विल एक्सपैंड, जिसके वजह से कैपिलरीज बर्स्ट हो जाएंगी क्रॉप की, और क्रॉप विल बी डैमेज्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि वाटर जब फ्रीज होगा तब तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो एक्सपैंड क्यों होता है? तो याद है एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जब भी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर जब कूल होता है तो इट डजंट कॉन्ट्रैक्ट, इट एक्सपैंड्स, जिसके वजह से कैपिलरीज बर्स्ट हो जाएंगी और क्रॉप्स खराब हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, क्योंकि पानी फ्रीज होने से पहले अपने एनवायरनमेंट में बहुत हीट एनर्जी सप्लाई करता है, जिसके वजह से क्रॉप्स के अंदर का वाटर फ्रीज नहीं होता। टेम्परेचर रेगुलेशन इन लिविंग बॉडीज, तो हम लोग जो लिविंग बीइंग्स है ना, हमारे बॉडी में भी बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट है। अब हमारी बॉडी में इतना वाटर क्यों है, इसका पर्पस है ताकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो जाए और ठंड के टाइम पे बहुत ज्यादा लो भी ना हो जाए, क्योंकि वाटर ना ही टेम्परेचर इतना इजीली बढ़ाता है गर्मी के टाइम पे, और ठंड के टाइम पे भी ना ही इतना इजीली वो टेम्परेचर घटाता है। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो नियरली कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी में वाटर ज्यादा है। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी के कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले लो हीट कैपेसिटी, हाई हीट कैपेसिटी, दोनों को ही डिस्कस करना है। तो थिक कुकिंग पैन बेस, जो कुकिंग पैन का जो बेस होता है वो इतना थिक क्यों होता है? क्योंकि अगर आप उसका मास बढ़ा दोगे तो उसकी हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है, यूनिट मास पे नहीं। तो अगर आप कुकिंग बेस का मास बढ़ा दोगे तो उसकी हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो वो जो बेस है ना वो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। मतलब तुरंत थोड़ा सा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके तुरंत अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा लेगा, वो ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तब जा करके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जो फूड है ना उसको ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगी और वेसल भी उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक और प्लस पॉइंट है कि जब खाना बन भी जाए तो वो इतना जल्दी हीट एनर्जी लूज भी नहीं करता, खाना गर्म रहता है। हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कि जल्दी गर्म भी नहीं होगा, जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, तो इसके वजह से क्या होगा कि खाना ज्यादा टाइम तक गर्म रहेगा। ठीक है, सेम थिक इलेक्ट्रिक आयरन बेस, आयरन का जो बेस होता है वो थिक होता है ताकि उसकी हीट कैपेसिटी क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि हीट कैपेसिटी अगर बढ़ जाएगी ना तो एक बार अगर आयरन गर्म हो गया, थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में, पर एक बार अगर गर्म हो गया तब आप स्विच ऑफ भी कर दोगे तब आप उस आयरन से काम कर सकते हो, क्योंकि वो इजीली फिर ठंडा नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद ठंडा होगा ड्यू टू इट्स हाई हीट कैपेसिटी। ठीक है, फिर अभी जो हम लोग कैलोरी मीटर पढ़ रहे थे, कैलोरी मीटर भी एक परफेक्ट एग्जांपल है। जैसे थिन शीट ऑफ कॉपर, वो एक थिन शीट ऑफ कॉपर से क्यों बना है, ताकि वो उसके अंदर के जो बॉडी मतलब जो वेसल में हम लोग बॉडी डाल रहे हैं ना एक मेजरमेंट के लिए, तो उस बॉडी से हीट एनर्जी ना ले ले। कैलोरी मीटर का जो वेसल होता है कॉपर का वो थिन भी होता है और कॉपर से भी बना होता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है और थिन होने की वजह से उसकी हीट कैपेसिटी भी कम होगी, जिसके वजह से क्या है वो थोड़ा सा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके टेम्परेचर में राइज दिखा देगा, राइज शो करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो उस बॉडी से ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इनएक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा आपको। तो ऐसा ना हो इसलिए इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है, मतलब ऐसा कोई चीज यूज होता है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो लो है। ठीक है, कॉपर हैज अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मेकिंग द वेसल थिन कीप्स इट्स मास लो, जिसके वजह से उसकी हीट कैपेसिटी भी कम होती है और उसके वजह से वो ना के बराबर हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है कंटेंट से, जो भी आप उसके अंदर डाल रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो करेगा ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब तब इनएक्यूरेट मेजरमेंट होगा। तो अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिसका नाम है चेंज ऑफ फेज। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसको समझेंगे। लेट्स से आइस है, आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही है, तो जब तक आइस पूरा मेल्ट होके वाटर में नहीं बदल जाता ना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा।
तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट होके क्या बन जाएगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक बार जब वो पूरा वाटर बन जाएगा, फिर अगर आप उसको फर्दर हीट सप्लाई करोगे तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, पर जब तक वो पूरा वाटर नहीं बन जाता तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इसमें तो हीट एनर्जी लगी है ना, भले ही टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है पर फेज को चेंज करने में तो आपने हीटिंग की है, तो वो जो हीट एनर्जी जो आइस ने अब्सॉर्ब की है तब जाकर के वो मेल्ट हुआ है, तो वो जो हीट एनर्जी ली गई है बाय आइस उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है, जो अब्सॉर्ब या रिलीज की जाती है विदाउट अ राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ये खाली फेज चेंज करने में काम आती है, टेम्परेचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो कुछ टर्म्स है। सबसे पहले मेल्टिंग, जब भी सॉलिड हीट करने पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है पर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, और जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या है, फ्रीजिंग। जब लिक्विड कूल डाउन करने पे, कूल करने पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए पर उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, खाली फेज चेंज हो, तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, और जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक प्योर सब्सटेंस होगा ना तो उसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट एकदम बराबर होगा। फॉर आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंसेस के लिए दोनों इक्वल होता है। अब आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, जब एक सॉलिड हीट करने पे डायरेक्टली वेपर स्टेट में चला जाए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ही ना हो, डायरेक्टली सॉलिड को हीट कर रहे हो वो वेपर स्टेट में चला जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, इसका ठीक उल्टा, जब वेपर कूल होने पे डायरेक्ट सॉलिडिफाई हो जाए, लिक्विड स्टेट में जाए ही ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ये कुछ कुछ सब्सटेंसेस में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक लेड, वैक्स एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग बट सम सब्सटेंसेस लाइक आइस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं अगर वो मेल्ट हो रहे हैं तो उनका वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रहा है, सब्सटेंसेस एक्सपैंड हो रहे हैं। पर आइस जो है वो एनॉमलस एक्सपेंशन शो करता है। जब भी आइस को आप 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में कूल करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है, और इसको बोलते हैं अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जब आप आइस को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में कूल करते हो तो वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है। तो अगर आप इसका उल्टा करोगे, अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस में आइस को हीट करोगे तो फिर वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आइस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग। तो ये है हीटिंग कर्व ऑफ आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग। शुरू में देखो क्या हो रहा है, जब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ये जीरो ही रह रहा है। इतने सेकंड्स पास हो चुके हैं, अप्रॉक्स 120 सेकंड्स पास हो चुके हैं, ये अभी भी इसका टेम्परेचर 0 ही है। और ये मिक्सचर क्या है, आइस प्लस वाटर मेल्टिंग। एक बार जब ये पूरा वाटर बन जाएगा ना, तब अगर आप इसको फर्दर हीट करोगे तब इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। तो आपको आई होप ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपने जो हीट एनर्जी सप्लाई की है ना, तो वो क्या है, लेटेंट हीट है, क्योंकि वो बस फेज चेंज करने में काम आई है, आइस से वाटर बनाने में काम आई है, इससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है। टेम्परेचर बाद में इंक्रीज हुआ है जब वो पूरा वाटर बन गया। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो किसी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज है सब्सटेंसेस के। एक सब्सटेंस ऐसा होता है जो मेल्ट होने पे कॉन्ट्रैक्ट करता है लाइक आइस, एक सब्सटेंस ऐसा होता है जो मेल्ट करने पे एक्सपैंड करता है जैसे नॉर्मल जितने सब्सटेंसेस है। तो जो सब्सटेंसेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे। देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर बढ़ाओ उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, माइनस में चला जाएगा। सब्सटेंसेस विच एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग, ऐसे सब्सटेंस जो मेल्ट होने पे एक्सपैंड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाओगे और क्या बोलते हैं, प्रेशर बढ़ाओगे, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट का इम्प्योरिटीज से क्या लेना देना, अगर आप लोग इम्प्योरिटीज इंक्रीज कर दोगे किसी सब्सटेंस में, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग मिक्सचर कैसे बनाया जाता है, जिसमें कुल्फी डाल के रखते हैं ना, कुल्फी वाले,
आइस के साथ भी कुछ मिला हुआ होता है जिससे एक फ्रीजिंग मिक्सचर बनता है और उसमें कुल्फी डाली जाती है ताकि वो लंबे समय तक सॉलिड स्टेट में ही रहे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू -22 डिग्री सेल्सियस। कितना ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, कब? जब हम लोग इसमें इम्प्योरिटी डालते हैं यानी कि सॉल्ट। यहाँ पे वो इम्प्योरिटी क्या है? सॉल्ट। तो जब आइस में सॉल्ट डलता है तब बनता है फ्रीजिंग मिक्सचर, और ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट माइनस में है। तो जो कुल्फी है वो ज्यादा टाइम तक ठंडी होगी, मतलब ठंडी रहेगी, ठीक है, सॉलिड स्टेट में रहेगी। तो वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन क्या है? वेपराइजेशन, द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस फेज बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सेम टॉपिक है ये, ठीक है, पर इस केस में क्या हो रहा है, जो लिक्विड है ना आप उसको हीट कर रहे हो वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है पर उसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। जैसे वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप उसको फर्दर हीट कर रहे हो तो वो किस में बदल जा रहा है? स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर उसका क्या है? सेम ही है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका? द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच वेपराइजेशन ऑकर। जिस टेम्परेचर पे वेपराइजेशन होता है उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फिर आता है कंडेंसेशन, इसका रिवर्स, द चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड फेज बाय रिजेक्शन ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब स्टीम एट 0 डिग्री सेल्सियस वापस से वाटर एट स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस वापस से वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस जब बन जाए ना तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो जब वापस से, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कुछ भी गरम गरम अगर कोई लिक्विड है, उबलता हुआ पानी है, ठीक है, तो अगर आप उसमें एक ढक्कन रख दो और थोड़े टाइम बाद उस ढक्कन को हटाओ तो ऊपर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। वो क्या है कि जो हॉट वाटर वेपर जो राइज हो रहा था ना वो ठंडी प्लेट पे टच होते ही क्या हो गया? ठंडा हो गया एंड इट टर्न बैक इनटू वाटर। तो जो वेपर है वो वापस लिक्विड स्टेट में चला गया। तो कंडेंसेशन पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर पे कंडेंसेशन होता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। तो अगर कोई प्योर सब्सटेंस है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट बराबर होता है। एंड ऑल लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन बॉइलिंग, ठीक है, सारे लिक्विड्स एक्सपैंड करते हैं बॉइलिंग पे। तो अब यहाँ पे क्या है, आपने वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस पे लिया था, फिर आपने उसको हीट किया, तो जैसे जैसे आप हीट करोगे वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ के क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। बस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है ना। अब इस स्टेज में वाटर वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा और जब तक पूरा का पूरा वाटर वेपर में नहीं बदल जाता तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसके बाद देखो कहां बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो क्योंकि अब बॉइलिंग चालू हो गई है ना, तो जब तक पूरा का पूरा वाटर वेपर में नहीं बदल जाता तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? effect of pressure on boiling point. So boiling point of a liquid increases with an increase in pressure and decreases with a decrease in pressure. तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। लेट से 100 डिग्री सेल्सियस था बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर बढ़ाने से हो सकता है 150 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, ठीक है, और अगर आप प्रेशर घटाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, मे बी 70 डिग्री सेल्सियस हो जाए 100 से, ठीक है। तो इस लॉजिक पे कौन सा अप्लायंस चलता है? प्रेशर कुकर चलता है। प्रेशर कुकर किस लिए यूज किया जाता है? ताकि अंदर का जो कंटेंट है ना, जो भी आप उसमें डाल रहे हो पकाने के लिए, अंदर का जो कंटेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है जिसके वजह से अंदर जो भी चीजें हैं उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब वो सब्सटेंसेस ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे तब जाकर के वो उस टेम्परेचर तक पहुंचेंगे, ठीक है। ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो ज्यादा हीट एनर्जी आपको सप्लाई करनी होगी ना। पहले 100 डिग्री सेल्सियस था तो आपको तभी तक हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी जब तक वो सब्सटेंस 100 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए उसका टेम्परेचर। पर अगर वो बढ़ के 130 हो जाएगा तब आपको ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके वजह से अंदर का जो भी सामान है वो अच्छे से पकेगा क्योंकि उसको ज्यादा हीट एनर्जी मिल रही है। तो इसीलिए यही है लॉजिक प्रेशर कुकर का कि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? प्रेशर को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से अब आपको खाने को ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करनी होगी जिसकी वजह से खाना और अच्छे से बनेगा, पकेगा। तो इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड व्हिच कॉजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू इंक्रीज, ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस से
120 मतलब 100 से 120 डिग्री सेल्सियस या 125 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। द हॉटर वाटर कुक्स फूड फास्टर एंड कीप्स इट वार्म लॉन्गर। तो जो गर्म पानी है वो फूड को और अच्छे से पकाता है और फूड को ज्यादा टाइम तक गर्म रखता है, क्योंकि ज्यादा हीट एनर्जी आपने सप्लाई की है तो वाटर ना ही इजीली गर्म होगा ना ही इजीली ठंडा होगा, तो जो खाना बना है वो ज्यादा टाइम तक गर्म रहेगा। ठीक है। अब हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होता है ना, जैसे जैसे आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, तो वहां पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है। अब कम बॉइलिंग पॉइंट अगर रहेगा तो हीट एनर्जी भी आप कम ही सप्लाई करोगे। लॉजिक क्या कहता है, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचाने के लिए टेम्परेचर आपको ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करनी होगी। अगर 70 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का टेम्परेचर पहुंचाना है तो आपको उसके मुकाबले कम हीट एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो अगर आप कम हीट एनर्जी सप्लाई करोगे तो फिर खाने को भी तो कम हीट एनर्जी मिलेगी ना, जो फूड है उसमें कंटेनर में तो उसको कम हीट एनर्जी मिलेगी और वो कच्चा रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए पकने में टाइम लगेगा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, water boils at a temperature lower than 100 degree Celsius, which does not provide required heat energy for cooking, making cooking take much longer, जिसके वजह से बहुत टाइम लगता है खाना बनने में, क्योंकि पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे अगर इजीली गर्म हो जाएगा तब फिर क्या होगा, वो बॉयल होने लग जाएगा आसानी से और उतनी हीट एनर्जी नहीं मिलेगी खाने को। ठीक है। अब effect of impurities on boiling point, the boiling point of a liquid increases with the addition of impurities। अगर आप लिक्विड में impurities बढ़ा दोगे उसका boiling point increase हो जाएगा। जैसे कि adding common salt to water, अगर आप salt में बोल रहे हैं वाटर में कॉमन सॉल्ट डाल दो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। ठीक है, तो दिस इज यूजफुल फॉर कुकिंग पल्सेस एज हॉटर वाटर सप्लाइज सफिशिएंट हीट एनर्जी फास्टर। तो ये अच्छा ट्रिक है, अगर दाल वगैरह ये सब पकाना हो तो वाटर में सॉल्ट डाल देना चाहिए ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए। तो अब वाटर को उबलने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी लगेगी, है ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा तो अब वाटर को उबलने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी लगेगी और जो दाल है उसको भी ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से वो अच्छे से पक पाएगा। तो लेटेंट हीट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, इट इज द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और लिबरेटेड इन द चेंज ऑफ फेज एंड इज नॉट एक्सटर्नली मैनिफेस्टेड बाय राइज और फॉल इन टेम्परेचर। यानी कि ये जो हीट एनर्जी है ये खाली फेज को बदलने में काम आती है, इसके वजह से टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है, अगेन इसमें यूनिट मास डाल दो, स्पेसिफिक मतलब ही यूनिट मास। ठीक है, तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और लिबरेटेड बाय यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि लेट्स से अगर वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं तो 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीज होने के लिए कितनी हीट एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, विदाउट अ चेंज इन इट्स टेम्परेचर। 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज होने के लिए, ठीक है, कितनी हीट एनर्जी रिजेक्ट करेगा, उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है। तो इसमें कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं आ रहा, दोनों ही बस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस दोनों में फर्क क्या है, इसमें हम लोग यूनिट मास के बारे में बात करते हैं, इसमें हम लोग पूरे मास के बारे में बात करते हैं, जैसे हीट कैपेसिटी वाले केस में था। ठीक है, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट अब्सॉर्ब फॉर द चेंज ऑफ फेज डिवाइड बाय मास। तो जितना भी आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया है फेज को चेंज करने के लिए, डिवाइडेड बाय बॉडी का कितना मास है। तो अगर आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट मिल जाएगा। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट, अच्छा ये हीट एनर्जी सप्लाइड, ये ऐसे भी फॉर्मूला डिराइव हो गया, ये क्यू है ना, तो अगर आपको हीट एनर्जी सप्लाइड का फॉर्मूला निकालना है तो मास को उधर ले जाओ, तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया, M इंटू L। तो ये एक और फॉर्मूला है। अब ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर किलोग्राम। अदर कॉमन यूनिट्स आर कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम, और उसके बीच के कुछ रिलेशंस हैं। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट यूनिट मास ऑफ आइस at 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius without any change in temperature। यानी कि let's say 1 ग्राम ऑफ आइस, 1 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट होकर के 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है,
तो उस प्रोसेस में जितनी हीट एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336,000 जूल पर केजी। अब इसका मतलब क्या है कि 1 केजी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, इतनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तब जाकर के वो 1 केजी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बनेगा। ठीक है, तो 1 केजी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 केजी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बनने के लिए इतनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है, इसका ठीक उल्टा, फ्रीज होने के लिए कितनी हीट एनर्जी रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, द हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ यूनिट मास, अगेन यूनिट मास ऑफ वाटर at 0 degree Celsius freezes to form ice at 0 degree Celsius without any change in temperature। चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिट मास ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस यूनिट मास ऑफ आइस बनने के लिए कितनी हीट एनर्जी अब रिजेक्ट करेगा, मतलब रिलीज करेगा। ये उसका उल्टा है ना, ये फ्यूजन है, तो फ्रीज होने के लिए क्या करना होगा, हीट एनर्जी रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अब लेटेंट हीट का एक और एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉडल, कि क्यों लेटेंट हीट में टेम्परेचर राइज नहीं होता है, लेटेंट हीट के केस में टेम्परेचर में राइज या फॉल क्यों नहीं होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी आप सॉलिड को मेल्ट करोगे लिक्विड में बदलने के लिए, तो सॉलिड के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको ब्रेक करने के लिए भी हीट एनर्जी लगती है। ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए जो हीट एनर्जी लग रही है वही है लेटेंट हीट। वो जो हीट एनर्जी है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, वो बस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रही है ताकि सॉलिड लिक्विड में बदल जाए। ठीक है, और जब मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं तब उनमें आती है काइनेटिक एनर्जी, तब उनका टेम्परेचर बढ़ता है ना। पर इस केस में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे हैं, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बस टूट जा रहा है, तो इसमें मूवमेंट थोड़ी हो रही है, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ नहीं रही है, तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स द हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड ओनली इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि इंक्रीजिंग द सेपरेशन अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्सेस। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनको ब्रेक करने के लिए जो हीट एनर्जी यूज हो रही है वो है लेटेंट हीट। ठीक है, नॉट इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, ये जो हीट एनर्जी है ना वो मॉलिक्यूल्स को मूव नहीं करा रही, उसके बीच का बस बॉन्ड तोड़ रही है। मूव कराती तो उसके अंदर का, मॉलिक्यूल्स के अंदर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तब टेम्परेचर बढ़ेगा, पर इस केस में तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा। अब कुछ एप्लीकेशंस क्या है, हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो इसके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस आप देख पाओगे। सबसे पहले क्या है, स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस, क्योंकि आइस की जो स्नो की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मतलब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वो ज्यादा होता है, यानी कि उसको वाटर मतलब वाटर में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, इसलिए इस प्रोसेस में टाइम लगता है और सारा का सारा आइस एक बार में मेल्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से बाढ़ नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस हैज अ हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मीनिंग इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू मेल्ट टू चेंज इनटू वाटर, जिसके वजह से इस प्रोसेस में टाइम लगता है, ये प्रोसेस स्लोली होता है और फ्लड्स नहीं आती है। इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डज नॉट फ्रीज ऑल एट वंस, तो ये है एक लेक। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड है, ये है एक लेक, तो जब वाटर फ्रीज होगा ना तो सबसे पहले ऊपरी लेयर फ्रीज होगी ना वाटर की, तो ये बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करेगी, तब जाकर के ये जो लेयर है वो फ्रीज हो जाएगी। अब जब एक बार ये लेयर फ्रीज होके आइस बन गई ना, तो ये जो लेयर ऑफ आइस है वो इंसुलेटर का काम करेगी, यानी कि ये जो अंदर की जो हीट एनर्जी है वो उसको बाहर नहीं जाने देगी, तो अंदर का जो वाटर है वो वार्म ही रहेगा और फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि सबसे पहले ऊपरी लेयर फ्रीज होती है,
एक बार ऊपरी लेयर वाटर की जब फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगी और अंदर की हीट एनर्जी को, लेक के अंदर की हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देगी, जिसके वजह से जो डीप वाटर होगा ना, जो अंदर का जो पानी होगा वो वाटर वाले स्टेट, लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, वो फ्रीज नहीं होगा। ठीक है। अब drinks get cooled more quickly by adding pieces of ice than by adding the same mass of ice cold water at 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको लेट से एक ड्रिंक को ठंडा करना है, तो आपने मतलब 2 ग्लास लिया है उस ड्रिंक का, एक ग्लास में आपने आइस क्यूब्स डाल दिया है और दूसरे ग्लास में सेम क्वांटिटी ठंडा वाटर डाल दिया है, तो दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। एक ग्लास में क्या है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरे ग्लास में क्या है, आइस कोल्ड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सी ड्रिंक सबसे पहले ठंडी होगी, आइस वाली ड्रिंक सबसे पहले ठंडी होगी, क्योंकि वो जो आइस है ना, जब वो मेल्ट होगा तब वो बहुत सारी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा अपने इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। मतलब ड्रिंक का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है पर उससे हीट एनर्जी चली जा रही है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा वाला जो ड्रिंक है उसमें तो आपने पहले ही वाटर डाल दिया एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका तो बस अब वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, अब वो गर्म होके और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो थोड़ी अपना फेज चेंज करेगा, वो तो ऑलरेडी वाटर में है। तो इसीलिए जिसमें आपने आइस डाला था एट 0 डिग्री सेल्सियस वो ड्रिंक जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसमें से आइस जो है ना वो हीट एनर्जी ले रहा है ताकि वो अपना फेज चेंज कर सके, पर उस ड्रिंक की टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। और दूसरे में क्या है, ऑलरेडी वाटर है, तो वाटर तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, अपना फेस क्यों चेंज करना है, वो तो ऑलरेडी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जो सेकंड ड्रिंक है वो उतने जल्दी ठंडी नहीं होगी। When ice in a frozen lake starts melting, its surrounding becomes very cold। मतलब एक फ्रोजन लेक थी, ठीक है, वो अब पूरा आइस से कवर्ड है, अब जब गर्मी आने लगेगी, ठीक है, धीरे धीरे, तो ये आइस क्या होगी, मेल्ट होना चालू हो जाएगी। ठीक है, आइस क्या होगी, मेल्ट होना चालू हो जाएगी। तो जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना वो अचानक से बहुत ठंडा हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। क्यों, क्योंकि आइस अपना फेज चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ले लेती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर आइस टू मेल्ट, क्योंकि उसकी हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के वजह से, उसका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो ज्यादा होता है, तो वो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करती है, तब जाकर के आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो हीट एनर्जी कहाँ से अब्सॉर्ब करेगी, एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी, जिसके वजह से सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है, वो फॉल हो जाएगा और हमें ठंड लगेगी। क्लियर है। तो when ice in a frozen lake starts melting, its surroundings become very cold। अब एक और सिमिलर एग्जाम्पल क्या है, इट इज जनरली मोर कोल्ड आफ्टर अ हेल स्टॉर्म दैन ड्यूरिंग और बिफोर द हेल स्टॉर्म। तो हेल स्टॉर्म क्या होता है, जब रेन के साथ स्मॉल पीसेस ऑफ आइस, सॉलिड आइस भी नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो हेल स्टॉर्म के दौरान उतना ठंडा नहीं लगता है। ठीक है, पर जैसे ही हेल स्टॉर्म के बाद वो गिरा हुआ आइस मेल्ट होने लग जाएगा तब ठंड बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब आइस मेल्ट होता है तो वो अपने सराउंडिंग से बहुत सारी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, तब मेल्ट होता है। तो जब सराउंडिंग से हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग टेम्परेचर फॉल हो जाएंगे ना, जिसकी वजह से हमें ठंड लगेगी। तो आई होप ये जो एप्लीकेशंस है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसी के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हीट चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, उसमें बस हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि बीच बीच में फॉर्मूलाज थे ना, तो उस पे काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। रही बात इसकी, तो अगर आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।